तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ वक्त मुझे भी चाहिए, जिस पर लोगों के कमेंट ने मुझे वक्त भी दिया, जिसके चलते आज मैं आपको एक चुड़ैल की जिंदगी में आने से लेकर जाने तक की कहानी सुनाऊंगा। मगर आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखकर चले कि कहने को तो ये कहानियां सच्ची हैं, मगर हम किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते और ना ही इसे बढ़ावा देते हैं। हमारा मकसद बस आप लोगों का मनोरंजन करना है। अगर आपके पास भी कोई कहानी या कोई घटना है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो चलिए बिना देर के कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए बने रहे मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में रहता हूं। मुझे अच्छे से याद है जब मेरे साथ इन सब की शुरुआत हुई। वो तारीख थी 22 जुलाई 2015। उन दिनों मैं अपने पिताजी के साथ सिकंदराबाद में काम कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। एक रात अचानक मेरे पास एक फोन आया। देखा तो पाया कि कॉल तो मेरे ही दोस्त अरुण का है और रात भी ज्यादा हो चुकी है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है। तो उसने कहा, तू जब वापस यहाँ लोनी आएगा तब बताऊंगा। मैंने कहा कि मैं तो रविवार को ही आ पाऊंगा। उसने कहा ठीक है। और फिर जैसे ही रविवार आया मैं अपने घर वापस आ गया। घर आते ही मेरा दिमाग दोस्त की बात पर ही था। मैंने कुछ वक्त घर में बिताया और फिर अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर आ गया। हमने बहुत देर तक बातें की। तब जाकर उन्होंने मुझे वो बात बताई जिसे मैं कब से सुनना चाहता था। दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक लड़की है जो रात को यहाँ घूमती रहती है। वो पता नहीं कहाँ से आई है। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ गई। मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया और उससे कहा कि तुझे हर जगह बस लड़कियां ही दिखती हैं, पागल कहीं का। ये बात करने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया। इसके बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन दोस्तों, आप यकीन माने, मेरी असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। एक हफ्ता मैंने सिकंदराबाद काम किया और रविवार आते ही मैं वापस अपने घर लोनी आ गया। शाम होते ही हम सब दोस्तों ने पार्टी करी और फिर सब अपने अपने घर चले गए। उस बीच भी उस लड़की की ही बातें चल रही थी और मैं लगातार उस लड़की का मजाक उड़ाता रहा। धीरे धीरे सब अपने घर जा चुके थे, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में वो बात घूमती रही और फिर मेरे मन में वो ख्याल आया जिसे आप मेरी गलती भी कह सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक बार उसे देखा जाए। मैं रात भर इंतजार करता रहा और जैसे ही 2 बजे मैं चुपचाप उठा, धीरे से अपना मेन गेट खोला और बाहर जाकर गली के कोने में बैठ गया। इंतजार करने लगा। खाली बैठा था तो मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। साथ ही टाइम पास करने के लिए फोन में गेम खेलने लगा। कभी फोन में देखता तो कभी इधर उधर, बस इस आस में कि कोई है भी या नहीं। और फिर कुछ देर बाद मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैं थोड़ा डर गया। मैंने तुरंत फोन बंद करके जेब में डाल दिया और आवाज पर ध्यान देने लगा। तो ऐसा लगा कि शायद कोई पीछे से आ रहा है। मैं तुरंत पलटा तो वहां कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा। मैंने गली के बाहर खड़ा होकर इधर उधर देखा तो मैं तुरंत 4 कदम पीछे हट गया। मैंने देखा कि जहां एक लड़की की बात थी वहां एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां थी। लेकिन वो मुझसे दूर थी, पर उनके बिखरे लंबे बाल, लाल साड़ी, अजीब सा ना दिखाई देने वाला चेहरा, ये सब देख मैं डर चुका था। मैं पसीने में लथपथ चुपचाप सांस रोके सोचता रहा कि अब क्या करूं, क्योंकि वो बस लगभग 10 सेकंड में गली तक पहुंचने ही वाले थे। बगल में ही एक कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था। मैं भागकर उस पर जाकर लेट गया। तभी मुझे याद आया, मैंने सुना था कि ऐसी चीजें आग से डरती हैं। मैंने तुरंत ही जेब से सिगरेट निकाली और जलाने की कोशिश करने लगा, पर जब तक तो वो मेरे सामने खड़ी थी और उन्हें मैं अपनी तरफ बढ़ता देख रहा था। मुझे मेरी मौत साफ दिख रही थी।
घबराहट से मेरी सिगरेट भी नीचे गिर गई। मैं तुरंत वहां से उठकर भागा तो पाया कि कुछ ही पलों में वो मेरे सामने खड़ी थी, मुझसे करीबन 10 फीट दूर। मैं रुक गया कि तभी उनमें से एक बोली कि तू अपना ये लॉकेट निकाल कर फेंक दे, वरना तू नहीं बचेगा। ये सब देखकर और सुनकर मेरा गला ही सूख गया। मैं वहीं जम गया। मेरी आवाज कहीं गायब हो गई थी। मेरे हाथ अपने गले की तरफ किया तो ध्यान आया कि मेरे गले में तो रुद्राक्ष की माला है और साथ ही भोलेनाथ का लॉकेट भी। मुझे तब थोड़ा समझ आया कि हो ना हो ये शायद इसी वजह से मेरे पास नहीं आ पा रही है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अब तक जिंदा हूं। मैं हिम्मत कर वहां से बड़ी तेजी से भागा। सामने ही रास्ते पर एक मंदिर था। मैं तुरंत ही उस मंदिर के अंदर चला गया। आप यकीन मानो, मैं सुबह होने तक उस मंदिर में ही रहा और जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगा तब जाकर मैं अपने घर गया। घर जाकर ये बातें मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन मेरी तबीयत कुछ दिन खराब रही। उस वक्त मुझे रात में अजीबोगरीब सपने आ रहे थे। दोस्तों, इसी बीच मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और 2016 में मेरी शादी भी हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर आप यकीन मानो सपने मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। सोते समय कई बार मेरे कानों में एक आवाज गूंजती जो मुझसे मेरा लॉकेट उतारने को कहती। मैं इन सबको इग्नोर करता हुआ अपनी जिंदगी में 3 साल और आगे बढ़ गया। तब जाके वो दिन आया जब मैंने अपना वो लॉकेट गलती से खो ही दिया। दरअसल मैं नदी में नहाने गया था, तो पता नहीं कैसे पर जब मैं नहाकर बाहर आया तो मैंने देखा कि लॉकेट मेरे गले में था ही नहीं। 1 सेकंड में मेरा ध्यान वापस पीछे चला गया। मुझे झटका तो लगा, पर यह सोचकर घर वापस चला गया कि अब तो काफी साल हो चुके हैं, अब कुछ नहीं होगा। पर मैं गलत था। अब मुझे रात में जो सपने आते थे वो पहले जैसे नहीं थे। मैंने खुद को कई बार मरते हुए देखा, और तो और वो मेरे सपने में आकर मुझे नाचती हुई दिखती, कभी हंसी की आवाज तो कभी रोने की। मैं बहुत ज्यादा डरने लगा, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी को कुछ बता सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी बात का कोई यकीन करेगा भी या नहीं। मैं सहता रहा, पर शुक्र था कि मुझे अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ था। कुछ समय के बाद मैं वैष्णो देवी मंदिर घूमने गया हुआ था, तो उस वक्त रास्ते में फिर से वही हुआ। हम सब ट्रेन में सोए हुए थे। अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे बगल में बैठा हुआ है। मैंने पलट के देखा तो कोई नहीं था। मैं उठकर बैठ गया और अपने फोन में गाने सुनने लगा कि तभी अचानक मेरा ध्यान बाहर की खिड़की की तरफ गया तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी आंखें मुझे वो दिखा रही थी जो मैं हर रात सपने में देखता हूं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को बता दूं, पर हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जानता था कि वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने हिम्मत कर भगवान का नाम लिया और चुपचाप सो गया। इसके बाद कुछ नहीं हुआ और हम मंदिर पहुंच गए। हम सब मंदिर में घूम रहे थे। मेरी नजर एक बाबा की तरफ गई। मैं चुपचाप उनके पास गया। मैंने उन्हें 10 रुपए दिए तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तू हरिद्वार जा, वही तेरी समस्या का निवारण होगा। मैं चौंक गया। आखिर ये बात बाबा कैसे कह सकते हैं? मैंने पलट के दोस्तों की तरफ देखा तो वो काफी आगे बढ़ चुके थे। मैंने सोचा कि बाबा से कुछ पूछूं, तो मैं जैसे ही बाबा की तरफ पलटा तो बाबा वहां नहीं थे, वो गायब हो चुके थे। मैं जल्दी से दौड़कर अपने दोस्तों के पास चला गया। इसके बाद मैंने हरिद्वार जाने का प्लान भी बनाया। हम सब दोस्त मिलकर वहां घूम आए, पर वहां कुछ खास नहीं हुआ, पर पहले से कुछ फर्क था। वहां से लौटने के बाद मुझे रात में सपने आना थोड़ा कम हो गए, पर परेशानी लगातार बनी रही। हर चीज मेरी समझ से बाहर थी। 2015 से 2018 हो गया। मैं इन सब में कहीं ना कहीं उलझा ही रहा। फिर एक रात मुझे मेरे ही घर में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे यहाँ कोई और भी है। मैंने उठकर बैल्कनी तक गया तो वहां कोई नहीं था। मैं वापस अपने बेड की तरफ बढ़ा तो एक परछाई मुझे दीवार पर दिख रही थी, जिसे देख मैं घबरा गया, मगर हिम्मत कर चुपचाप सो गया। और सोते सोते मुझे वो बाबा की बात याद आ गई। मैंने सोच लिया कि बस अब और नहीं। मैंने अकेले ही हरिद्वार जाने का प्लान बनाया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से अब घर वालों को कोई परेशानी हो। ये किस्सा मैंने ही शुरू किया था
और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। दोस्तों, मैं अकेला ही हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां जाकर मैं पूर्वी घाट पर गंगा के किनारे, जहां पर कई बाबा चिलम पी रहे थे, देखने से तो वो सब परेशानियों को हल करने वाले लग रहे थे। जैसा कि मैंने आपको कहानी के शुरू में ही बताया था कि मुझे सिगरेट पीने का बड़ा शौक है। मैं बाबा के पास उनके बगल में जाकर बैठ गया और मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे भी पिला दो। तो उनमें से एक बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा तू कुछ परेशान सा है, क्या हुआ? मैंने बाबा को पूरी बात बता दी तो बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा वो चुड़ैल है जो तेरे पीछे पड़ी है, वो तुझे चाहती है और तुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। याद कर उस रात तूने क्या किया था। मैंने दिमाग पर जोर दिया और शुरू से सोचने लगा तो याद आया कि मैंने सिर्फ बाहर निकलते वक्त परफ्यूम लगाया था और बाहर जाते वक्त चौराहे पर एक मटकी को लात मारकर नाले में गिराया था। उसके बाद मैं गली के कोने में बैठा था। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं क्या करूं? बाबा ने मुझे सीधा अपने घर जाने को कहा। उन्होंने मुझे एक पुड़िया में थोड़ी सी चिलम की राख दी और कहा कि 3 दिन तक इस राख को थोड़ा सा अपने मुंह में डाल लेना, फिर कुछ नहीं होगा। और मेरे हाथ में एक काला धागा भी बांध दिया, साथ ही एक रुद्राक्ष भी दिया और बोला कि इसे हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि तेरी रक्षा हमेशा भोलेनाथ बाबा कर रहे हैं, क्योंकि तू उन पर विश्वास करता है। इन सब के बाद मैं सीधा अपने घर आ गया और अब 2020 आने को है। बाबा की दी हुई सामग्री के कारण मैं आज तक बिल्कुल ठीक हूं। जैसे आपकी सबकी नॉर्मल जिंदगी है, ठीक उसी तरह। बस आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ भी यूं ही नहीं होता। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह दीपक ने कितनी जद्दोजहद करके आखिरकार अपना पीछा छुड़वा ही लिया। हर इंसान एक सा नहीं हो सकता, उसी तरह हर आत्मा का भी अपना एक दायरा होता है। ऊपर वाली की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है, सब उसकी ही मर्जी से चलता है। ठीक उसी तरह मैं भी आपको कहानी सुनाने वापस आया हूं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।